वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉब्स इनसाइडर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सामने कलेक्टर शब्द लिखा हुआ देख रहे हैं, तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, कलेक्टर शब्द इतना बड़ा लिखने और इतना हाईलाइटेड करने का मकसद ही मेरा यह था कि आपको कलेक्टर बनने के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी आवश्यक जानकारी है, वह सभी इस एक वीडियो में बता दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में ना मैंने कोई एनिमेशन डाला है, ना कोई फ़ोटो डाले हैं और ना ही कोई विशेष प्रकार की ध्वनि डालकर आपको भ्रमित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में हमने बिल्कुल सभी बातें एकदम सटीकता से विश्लेषण के साथ प्रस्तुत की है, ताकि आप तक एकदम सटीक जानकारी पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आखिर कलेक्टर होता कौन है, क्या काम करता है, बनता कैसे है और ट्रेनिंग कैसे होती है, वेतन कितना मिलता है, आदि सभी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्किप करके देखने की बजाय अगर आप पूरा वीडियो व्यवस्थित तरीके से देखेंगे तो पूरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आप यह जान पाएंगे कि आखिरकार कलेक्टर बनते कैसे हैं। आप YouTube पर काफ़ी वीडियो देखेंगे जिनमें 2 मिनट में 3 मिनट में प्रोसेस बताई गई है कि कलेक्टर कैसे बनेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, पूरी प्रोसेस व्यवस्थित तरीके से बताई जाती है और वो जानना भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में जैसे कि थंबनेल पर हमने बताया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सैलरी, सुविधाएं, प्रमोशन और एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस आदि सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही विस्तार से देखने वाले हैं। संघ लोक सेवा आयोग का एक व्यवस्थित पैटर्न है जिसके हिसाब से हम सभी चीज़ें यहाँ पर चलती है और उसी के आधार पर बताया जाता है कि आखिरकार किस तरीके से यूपीएससी एग्ज़ाम लेगी, क्या चीज़ें होगी, क्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है यहाँ पर जॉब्स इनसाइडर पर। आप सामने देख ही रहे हैं डिस्क्लेमर। जॉब्स इनसाइडर आपके लिए लेके आए हैं विश्लेषण। हमारे चैनल पर आप देखते रहते हैं काफ़ी विश्लेषण, कट ऑफ के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में हम डालते रहते हैं और मोस्ट ऑफ प्रेडिक्शन हमारे सही होते हैं। और यहाँ का प्रेडिक्शन हमारा प्रेडिक्शन ना होकर एक प्रक्रिया के बारे में डिटेल बताया गया वीडियो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको लिखी हुई चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। आप इन चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इन चीज़ों को पढ़ लें। अगर आपको समझ में ना आए तो और अधिक जानकारी भी चाहिए आपको इसके अलावा, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और आप किस तरह की वीडियो आगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर चाहते हैं आप हमें बताएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक सटीकता से पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने पहली बात यह जानते हैं कि कलेक्टर कौन होता है। दोस्तों, यह एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रशासन चलाने वाले अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं और कलेक्टर जो है एक आईएएस अधिकारी के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है, जिस पर तात्कालिक नियंत्रण स्टेट गवर्नमेंट का होता है। कलेक्टर बनने पर आपको कई महत्वपूर्ण अधिकार मिल जाते हैं, साथ ही यह बहुत ही गरिमामय और गौरवपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि कलेक्टर पद की महिमा तो हमारे देश में अंग्रेजों के शासन काल से ही चली आ रही है। तब इन्हें लाड साहब कहते थे, चाहे विदेशों में एग्ज़ाम होती थी, लेकिन विदेशों में जाकर तैयारी करके भी हमारे देश में लोग कलेक्टर बनते थे। इतना महत्वपूर्ण पद है। इसे जिलाधीश या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात जिले के सारे कामकाज कलेक्टर के हाथों में होते हैं। इस प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर होता है, जिसे हम डीएम कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, कलेक्टर की शक्तियाँ क्या होती है, कार्य क्या क्या होते हैं, आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है कलेक्टर बनने के लिए, कलेक्टर के पास क्या पावर होती है। आप ये मान लीजिए कि छोटा मोटा राजा है कलेक्टर अपने ज़िले का। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि कलेक्टर बनना जितना मुश्किल है उतना ही जटिल काम है कलेक्टर के जिम्मे। दोस्तों, सिर्फ दिखाई देना एक अलग बात है, लेकिन जितना बड़ा पद होता है उतनी ही बड़ी परिस्थितियाँ भी उनके सामने उपस्थित होती है, उतनी बड़ी समस्या का समाधान भी उनको करना होता है। देखिए, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कार्य की हमने लिस्ट बनाई। जिला योजना समिति जो होती है उनकी अध्यक्षता करते हैं कलेक्टर महोदय। जो हमारे आपदा कोस्ट होते हैं उनके समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। डिजास्टर, भूकंप वगैरह, बाढ़ वगैरह की स्थिति में नियंत्रक वही होते हैं। और भूमि अधिग्रहण यानी कि जो
यहाँ पर विवादाग्रस्त ज़मीन वगैरह रहती है, जो सरकारी कब्जे वाली भूमि, उनको हटाना वगैरह का काम भी कलेक्टर महोदय के अंतर्गत ही किया जाता है। सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना उनका कार्य है। बाह्य आक्रमण जैसे आतंकवादी घटना, दंगा फसाद जैसी स्थिति में भी नियंत्रण स्थापित करना कलेक्टर महोदय के अंतर्गत ही आता है। जिले के जो पुलिस कप्तान, जो जेल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, एसपी साहब, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके भी जिले में शांति सुरक्षा बनाए रखना कलेक्टर का ही दायित्व है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, इस पर भी एक वीडियो बने, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिनिधि जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि का जिले में आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करना। हमारे प्रधानमंत्री महोदय या राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर जैसे बड़े लीडर जब जिले में आते हैं, या जिले में कई गाँव, किसी जिले के किसी अन्य क्षेत्र में भी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं जमाना कलेक्टर के हाथ में ही होता है। और जो निर्वाचन के समय जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कलेक्टर महोदय काम करते हैं। दोस्तों, कलेक्टर महोदय जब पीठासीन अधिकारी बन जाते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी बन जाते हैं, तब उनकी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। वास्तविक पावर का एहसास तो चुनाव के समय ही होता है आपको, कि वास्तव में आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, क्योंकि उस समय राजनीतिक दबाव उनके ऊपर नहीं रहता है। कोई भी कैंडिडेट उनको प्रेशर देकर काम नहीं करवा सकता, क्योंकि उन पर नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग के हाथों में चला जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, कलेक्टर कैसे बनते हैं। दोस्तों, कलेक्टर बनने के लिए सीधी सी कोई भी परीक्षा नहीं होती है हमारे देश में। ठीक है, कलेक्टर तो फिर बनते कैसे हैं? कलेक्टर बनने के लिए कोई परीक्षा होती नहीं है, ये बात हमने आपको स्पष्ट बता दी। अब बल्कि परीक्षा के माध्यम से तो आप IAS अधिकारी बनते हैं, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर बनने के बाद में आप कलेक्टर बनते हैं। इसके लिए क्या करना होता है? संघ लोक सेवा आयोग, जो UPSC है हमारा, वो परीक्षा लेता है हर साल, और उसके माध्यम से आप IAS अधिकारी बनते हैं। IAS अधिकारी बनते हैं। IAS बनने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद IAS अधिकारी छोटे छोटे पदों पर कार्य करते हुए कार्य अनुभव लेते हैं, जिससे उन्हें जनता के बीच रहकर कार्य अनुभव हो जाता है। कुछ वर्षों के अनुभव होने के बाद राज्य सरकार एक IAS अधिकारी को कलेक्टर के रूप में नियुक्ति दे देती है। इस प्रकार आप जिला कलेक्टर या DM बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं। यानी कि आप UPSC का एग्ज़ाम लेगी, जिसके द्वारा आप IAS ऑफिसर बनेंगे। IAS ऑफिसर बनने के बाद आप अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे, फिर ज़िले में SDM जैसे छोटे पदों पर कार्य करेंगे। कार्य करने के बाद जब आपको 4-5 साल का अनुभव है, जैसी आपका कार्यशैली रहेगी, उसके पश्चात आपकी कैडर के राज्य सरकार आपको कलेक्टर के रूप में प्रतिनियुक्त करेगी। तो इस प्रकार कलेक्टर बना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कलेक्टर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस प्रकार का चाहिए? दोस्तों, कलेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास करना होगा। किसी भी विषय से आप 12वीं पास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जो कि भारत में है, उससे ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करना है। आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री कर सकते हैं। आप आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, MBBS, IIT, इंजीनियरिंग, कुछ भी XYZ कोई भी डिग्री कर सकते हैं, लेकिन स्नातक यानी ग्रेजुएशन स्तर की न्यूनतम 3 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। और वह भी, इसमें भी परसेंटेज का निर्धारण नहीं किया गया, यानी कि केवल आपको 33% प्राप्त वाली डिग्री होनी चाहिए। आपके पास 30% मार्क्स है फाइनल मार्कशीट में, तब भी आप कलेक्टर बन सकते हैं। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कलेक्टर बनने के लिए हम एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो न्यूनतम एज लिमिट यहाँ पर 21 वर्ष संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा डिसाइड की गई है। उसके बाद अधिकतम सीमा 32 वर्ष है। वहीं यहाँ पर SC ST कैंडिडेट की बात की जाए दोस्तों, तो 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाती है। और OBC, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, SC ST कैटेगरी के यहाँ पर SC ST कैटेगरी को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। वहीं OBC कैटेगरी के आवेदकों को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट यहाँ पर प्रदान की जाती है अधिकतम आयु वर्ष में, यानी कि 32 + 5 37 वर्ष की छूट मिलेगी यहाँ पर SC ST को। 32 और 3 35 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलने वाली है OBC कैटेगरी के आवेदकों को। साथ ही इसमें अटेम्प्ट की सीमा भी फिक्स होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके की एग्ज़ाम यहाँ पर होती है। दोस्तों, IAS या बनने के लिए आपको 2 तरह की एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम, एक मेंस एग्ज़ाम और एक पर्सनालिटी टेस्ट। इन तीनों को मिलाकर आपकी एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी होती है और आप लास्ट में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तब आप IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर बन जाते हैं। तो दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें यहाँ पर, तो यह एक क्वालिफाइंग नेचर की एग्ज़ाम होती है, यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद इसके अंक आगे किसी भी राउंड में आपके नहीं जुड़ेंगे, बल्कि आप मेंस एग्ज़ाम देने के लिए
एलिजिबल हो जाएंगे। आपकी मेंस एग्ज़ाम कम्प्लीटली थ्योरी बेस होती है, लिखित परीक्षा होती है आपकी, वह एमसीक्यू बेस नहीं होती है। अब थ्योरी बेस एग्ज़ाम में आप आगे जाकर क्वालिफाई करते हैं, सारे पेपर क्वालिफाई करते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं उसके बाद जो थ्योरी एग्ज़ाम होती है मेंस और इंटरव्यू के जो नंबर होते हैं उन्हें मिलाकर आप आईएएस बन सकते हैं। तो दोस्तों हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होती है हमारा यूपीएससी का, आईएएस का, उसकी अगर बात की जाए यहाँ पर तो इसमें 2 पेपर होते हैं। एक सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी जीएस का और दूसरा सेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता है। दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है और एक सवाल का गलत जवाब देने पर 1/3 मार्क्स यानी 33% नंबर काट लिए जाएंगे। दोनों पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं यहाँ पर सीसेट और दोनों, और प्रश्नों की संख्या 100 होती है सामान्य अध्ययन में, जिसमें 200 अंक अधिकतम होते हैं और समय 2 घंटे होते हैं। साथ ही सीसेट की बात की जाए प्रश्नों की संख्या 80 और 200 नंबर का प्रश्न पत्र होता है और समय यहाँ पर 2 घंटा होता है। दोस्तों सीसेट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें आपको 66 नंबर लाना है। उसके बाद आगे लाए गए नंबर का आपके लिए कोई महत्व नहीं है, वो नंबर किसी काम के नहीं है। जबकि जीएस का जो पेपर है सामान्य अध्ययन का, इस पेपर में अधिकतम से अधिकतम स्कोर करना होगा आपको, क्योंकि इसी के आधार पर जो लिस्ट बनेगी कट ऑफ की उसमें आपका नाम आएगा। उसके बाद दोस्तों सिलेबस अगर देखें हमें सामान्य अध्ययन जो जीएस का पेपर 1 है, जो स्कोरिंग है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में। वहीं अगर दूसरे पेपर की बात की जाए सीसेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। आपको स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी देखी जाएगी, डिसीजन मेकिंग के कुछ प्रश्न होंगे यहाँ पर, जनरल मेंटल एबिलिटी के होंगे, बेसिक न्यूमेरिक यानी कि क्लास 10th लेवल के आपके पास मैथमेटिक्स के टेबल, ग्राफ, चार्ट, डाटा सफिशिएंसी ईटीसी पूछा जाएगा, ताकि आपका नॉर्मल मेंटल लेवल चेक किया जाए कि आप किस प्रकार की प्रॉब्लम सोल्व करने की क्षमता रखते हैं। वहीं बात करें दोस्तों यूपीएससी मेंस के सिलेबस की, जो हमारी मुख्य परीक्षा होगी प्रारंभिक परीक्षा के बाद में, तो यहाँ पर दोस्तों पहले ही बता दिया मैंने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होती है यहाँ पर, और इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें मेरिट बनाते समय केवल 7 पेपर को शामिल किया जाता है। यानी जो 2 पेपर होते हैं उसमें से एक पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होता है जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है सीसेट की तरह, और दूसरा पेपर एक भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 343 में जितनी भी यहाँ पर भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा आप जो जिस भी राज्य से संबंध रखते हैं, जैसे मान लो उड़ीसा से और आपको उड़िया लैंग्वेज आती है तो आप उड़िया भाषा का ले सकते हैं, या अगर हिंदी बेल्टेक हैं तो आप हिंदी भाषा ले सकते हैं। यानी कोई भी एक भाषा का पेपर आपको क्वालिफाई करना होगा, साथ ही एक अंग्रेजी भाषा का पेपर आपको क्वालिफाई करना होगा। यानी कि 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, इन दोनों पेपर का सिर्फ क्वालिफाइंग है, इनको पास करना, इसके अलावा इनका कोई महत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर आपके जो 7 अन्य पेपर होते हैं उसमें आपको एक पेपर, पहला पेपर निबंध का मिलेगा। शुरू दिन जब आप पेपर देंगे तो फर्स्ट पेपर निबंध का होगा जो 3 घंटे चलेगा और 250 नंबर का होगा। उसके बाद पेपर 2 होगा सामान्य अध्ययन, पेपर 1 3 घंटे 250 नंबर, पेपर 3 सामान्य अध्ययन 2 3 घंटे 250 नंबर, और उसके बाद पेपर 4 सामान्य अध्ययन 3 घंटे 250 नंबर, फिर पेपर 5 सामान्य अध्ययन जीएस 4 और 3 घंटे का समय होगा यहाँ पर, और 250 नंबर का होगा यहाँ पर एथिक्स का पेपर, जो कि आपका पूरे प्रशासन से संबंधित है, प्रशासन चलाने से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर यूपीएससी में दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होता है, 2 वैकल्पिक विषय के पेपर यहाँ पर आपको देने होते हैं, 3 घंटे के पेपर होते हैं और 250 नंबर के प्रश्न पूर्णांक यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, यह वैकल्पिक विषय आप अपनी रुचि के हिसाब से चुन सकते हैं, या फिर आपके ग्रेजुएशन में जो विषय रहा है, जिस विषय पर आपकी पकड़ अच्छी है, वह विषय आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर वैकल्पिक विषय के रूप में। वहीं अगर सिलेबस की बात की जाए दोस्तों, तो सामान्य अध्ययन के जो हमारे पेपर हैं उनमें जो पहला पेपर है उसमें भारतीय विरासत संस्कृति यानी इतिहास और भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर सामान्य अध्ययन 2 जो है शासन, संविधान, सामाजिक न्याय, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए जो हमारा पेपर 3 है उसकी, तो इसमें प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहीं बात की जाए एथिक्स की, पेपर 4 की, तो ईमानदारी, आचार विचार कौशल यानी कि जो आप में जो प्रशासनिक क्षमता है उनको जांचने का
प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट में होता है पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू, जिसे हम पीटी बोलते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट। यह यहाँ पर 275 नंबर का होता है, 275 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू होता है, जिसके में आपसे यूपीएससी, देखिए दोस्तों, पहले प्रीलिम्स एग्जाम में आपकी छंटनी एग्जाम है, उसके बाद मेंस एग्जाम, रिटन एग्जाम दिया आपने। 9 पेपर में से 2 पेपर आपको क्वालिफाइंग है, उसके बाद 7 पेपर जो है वो स्कोरिंग है, जिसमें 2 वैकल्पिक विषय के पेपर आपके और एक निबंध का पेपर है, जिसमें और बाकी अन्य 4 सामान्य अध्ययन के पेपर हैं, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं, और उनके आधार पर ही आपको अंतिम रूप से चुना जाएगा। उसके बाद फिर आप अगर मेंस में अच्छा नंबर लाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला जाता है। धौलपुर हाउस दिल्ली में आपको इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा, जहाँ पर आपका साक्षात्कार होगा। यूपीएससी आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करेंगे, पूरी तरीके से आपको परीक्षण किया जाएगा। आपसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बोर्ड मेंबर द्वारा दिए जाएंगे, जिसके पश्चात आपके इंटरव्यू राउंड पूरे होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, जो कि 1750 मुख्य परीक्षा के नंबरों की और 275 साक्षात्कार के प्रश्नों की, यानी कि 2025 नंबर का कुल आपका स्कोर कार्ड होगा, जिसमें से आपको जो भी नंबर लाएंगे, जो भी मेरिट बनेंगे, उस हिसाब से चयन कर लिया जाएगा। यहाँ पर 50% यानी 1000 के आसपास नंबर लाने पर तो आप पूरे देश में टॉप कर जाते हैं, ऑल इंडिया रैंक होल्डर टॉप 10 में चले जाते हैं, अगर 1000 से ऊपर या 1000 के आसपास नंबर भी ले आते हैं। इतनी कठिन यह परीक्षा होती है दोस्तों। उसके बाद में आप चुन लिए जाते हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के लिए आपको सबसे पहले आईएएस बनने पर आपको लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो है मसूरी में, लबासना, जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर आपको भेजा जाता है। उसके बाद वहाँ पर आपको 75 से 103 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके पश्चात सभी जो नवागत अधिकारी रहते हैं, जो नए चुने हुए अधिकारी रहते हैं, सभी को पूरे देश को दिखाया जाता है कि आखिर भारत की संस्कृति, जैव विविधता, विभिन्नता आदि जो है, आचार विचार, संस्कृति, भाषा, धर्म, सभी से वास्तविकता से भ्रमण कराया जाता है। आपको वास्तविकता से रूबरू किया जाता है, पूरे देश में भ्रमण किया जाता है। यह एक नवागत आईएएस ऑफिसर या जो अधिकारी होते हैं उनके जीवन का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। इससे अच्छा मोमेंट उनके जीवन में फिर कभी नहीं आता है। इतना शानदार यह ट्रेनिंग, ये प्रोग्राम होता है। पूरा भारत भ्रमण पर सभी अधिकारी को भेजा जाता है। उसके बाद फिर आपका जिला स्तर पर प्रशिक्षण शुरू होता है। आप अपने ज़िले में फिर आपको अपने कैडर का अलॉटमेंट कर दिया जाता है यूपीएससी द्वारा। फिर आप अपने ज़िले में चले जाते हैं, अपने राज्य में चले जाते हैं। वहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा आपको विभिन्न पदों पर, जैसे एसडीएम है या सहायक कलेक्टर है या फिर नगर निगम आयुक्त है, जनपद पंचायत सीईओ है, जिला पंचायत सीईओ है, जैसे पदों पर आपको कार्य करने के लिए भेजा जाता है, ताकि आप प्रशासन को अच्छी तरीके से समझ सके। छोटे पदों पर कार्य करते हुए अच्छी तरीके से आप प्रशासन का कौशल प्राप्त कर ले, ताकि आपको कलेक्टर बनाने पर पूरे ज़िले की जिम्मेदारी संभालने में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके से आप काम करते रहते हैं। फिर आपका अनुभव हो जाता है, तो आपके कार्य कौशल और आपके अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार आपको डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि आपका कलेक्टर बना देती है। आपको कलेक्टर के रूप में ज़िले में नियुक्त कर देती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप कलेक्टर बन जाते हैं। और अगर बात रही वेतन भत्तों और सुविधाओं की, तो यहाँ पर वेतन के रूप में महामहिम माननीय कलेक्टर महोदय को 9 लाख से 15 लाख तक वेतन प्राप्त होता है। दोस्तों महामहिम शब्द इसलिए यूज़ किया क्योंकि कलेक्टर बहुत ही जाना माना और हमारे देश में बहुत ही पावरफुल पद है दोस्तों। इसके लिए 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हर साल आवेदन करते हैं, और जिसमें से मात्र 1000 लोग चुने जाते हैं, और अंतिम रूप से सिर्फ 100 से 150 लोग ही आईएएस अधिकारी बनते हैं। उन्हें ही कलेक्टर बनने की संभावनाएं मिलती है, मात्र 100 से 150 लोग 15 लाख लोगों में से। तो काफ़ी कठिन परीक्षा है दोस्तों, काफ़ी चुनौतियों वाला सफ़र है। लेकिन जब एक बार आप बन जाते हैं तो उसके बाद में फिर आपके सामने पूरा सुनहरा संसार है, आपका जीवन बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 9 से 15 लाख आपका बेसिक वेतन होता है। उसके बाद आपको आपके निवास के लिए बंगला मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती है, आपकी सुरक्षा में गार्ड मिलते हैं, आपको यात्रा करने के लिए विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं, आपके परिवार को भत्ते मिलते हैं, सुरक्षा मिलती है। इस प्रकार से ढेरों सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, यह है सीधा रास्ता कलेक्टर बनने का, यानी कि डायरेक्ट कलेक्टर बन जाएंगे आप यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम क्लियर करके। उसके बाद एक और दूसरा रास्ता है दोस्तों, स्टेट पीएससी, जो हमारे देश में होती हैं। यूपीएससी के बाद जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, स्टेट पीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं, उनके द्वारा अगर सिलेक्ट होकर आप डिप्टी कलेक्टर यानी कि डीसी बनते हैं, तो भी आप कलेक्टर के लिए
बन जा सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद 10 से 12 वर्ष आपको सेवाएं देनी होती हैं। उसके पश्चात आपकी सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से आपको डिप्टी कलेक्टर से आईएएस प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। आईएएस के लिए रिकमेंड करता है आपके राज्य सरकार, जैसे केंद्र सरकार के अप्रूवल के बाद आईएएस अधिकारी बना दिया जाता है। आईएएस बनने के बाद फिर आप मसूरी में एक बार फिर से ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि आप प्रशासनिक अनुभव तो आपको डिप्टी कलेक्टर के रूप में हो चुका है, लेकिन एकेडमिक ट्रेनिंग के लिए आपको मसूरी भेजा जाता है। वहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर वापस आप अपने गृह राज्य में आकर काम करते हैं, और यहाँ पर भी आप कुछ समय काम करने के बाद फिर कलेक्टर बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कलेक्टर बनने की 2 प्रोसेस देखी, एक तो यूपीएससी के थ्रू और दूसरा हमने स्टेट पीएससी के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने पूरे वीडियो में जाना कि आखिरकार कलेक्टर कैसे बन सकते हैं। सभी चीज़ों को हमने बारीकी से समझा, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और बिल्कुल विधिवत तरीके से हमने जाना। कोई चमक दमक या कोई एनिमेशन का या कोई स्लाइड का प्रयोग नहीं किया, हमने पूरी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से जानी। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे की और भी जो डिटेल होती हैं और विभिन्न जॉब के बारे में जानकारियाँ होती हैं, वो हम आप तक पहुंचा पाएँ, शीघ्रता से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि नया वीडियो पब्लिश होते ही आप तक जानकारी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से सभी जानकारी समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।